कॉन्सेप्ट होगा तो रिजल्ट होगा में आपका स्वागत है। आज हम 12 क्लास का केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव करेंगे। हमने सीरीज बना रखा है, चैप्टर 1 से शुरू करेंगे सॉलिड स्टेट से। उसमें हमने 32 क्वेश्चन को लाया है, अभी और क्वेश्चन लाएंगे। उसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन कराते हुए आपको याद करा देंगे। चलिए शुरुआत करेंगे हम पहले नंबर सवाल से। पहला नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि सहसंयोजक ठोस में जालक बिंदु को आश्रित करने वाले कौन कौन होते हैं, ये आपको बताना है। ये आपके एनसीईआरटी बुक में बहुत अच्छी तरह दिया हुआ है और इसका आंसर होगा परमाणु। हम दिखा भी देते हैं, इसलिए हमने एनसीईआरटी का पेज भी ले रखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए सहसंयोजक अथवा ठोस नेटवर्क दिया हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। सहसंयोजक को ही नेटवर्क ठोस के भी नाम से जाना जाता है। अवयवी कौन देखिए लिखा होगा, परमाणु होते हैं। इसमें कार्बन भी एग्जाम्पल में आता है, ग्रेफाइट भी आता है, क्वार्ट्ज भी इसी के अंदर आता है, SiO2 क्वार्ट्ज। क्लियर हो गया होगा। ये सब जो होते हैं सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस के एग्जाम्पल के अंतर्गत आते हैं और इसमें अवयवी कौन कौन से होते हैं, परमाणु होते हैं। इस तरह से आपका पहला का आंसर हो गया होगा। अब शुरुआत करेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आयनिक ठोसों में से क्रिस्टल धनायनों और एनायनों केंद्रों के बीच की दूरी अधिकतम होती है। यानी कि दो आपको आयन लेना है, एक है धनायन, दूसरा है ऋणायन। उनके बीच अधिकतम दूरी बताना है। देखिए ये एक लिया गया होगा, क्वेश्चन के अनुसार ही आपको आंसर देना है। यहाँ पर देखिए पहला ग्रुप का है, ये भी पहला ग्रुप का है, ये भी पहला है, ये भी पहला है। बाद वाला 17वां ग्रुप से है। पहला ग्रुप में आपको जानते होंगे हलीना कब्र से फरार यानी Li आता है। फिर आप जानते होंगे CS इसके नीचे आता है। 17वां ग्रुप फ्लोरीन ऊपर जाता है और आयोडीन नीचे आता है। अगर दो मोटे मोटे आदमी को बैठाया जाए तो स्पेस ज़्यादा होगा कि कम होगा, ज़्यादा होगा। यानी उनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, केंद्र के बीच की दूरी बढ़ जाएगी। अर्थात इसका आंसर क्या होगा, C होगा। यानी कि ये भी बड़ा है, ये भी आकार में बड़ा है, तो इसका सेंटर भी क्या होगा, सेंटर के बीच की दूरी क्या होगा, बड़ा होगा। तो इस तरह से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, CSI। इसके बाद सवाल है आपका कि एक यूनिट में दिया हुआ है, ए का मान दे दिया है, बी का दे दिया है, सी दे दिया है, एंगल दे दिया है और बोल रहा है कि इसमें से कौन सा क्यूबिक होगा, हेक्सागोनल होगा, ऑर्थोरोम्बिक होगी कि रोम्बोहेड्रल होगा। तो इसका आंसर हेक्सागोनल होगा। ये भी आपके किताब से ही है, एनसीईआरटी से है, हमने इसको भी ले रखा है। हम एक बार दिखाते हैं आपको पेज में। देखिए ये हमने ले रखा है। इसमें देखिए आपको लिखा होगा अल्फा बीटा 90 डिग्री, गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। सॉरी 120 वाला था, इसमें यहाँ है अल्फा बीटा को 90 डिग्री, गामा इज नॉट 120 डिग्री। इसको क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल। A बराबर B इज नॉट इक्वल टू C। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए कौन कौन आएंगे, ग्रेफाइट आएंगे, क्वार्ट्ज आएंगे, Zn आएंगे, SO2 आएंगे और कौन आएंगे, ZnO आएंगे। तो इस तरह से क्लियर हो गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा, हेक्सागोनल, जिसमें दो भुजाएं बराबर होती है, तीसरी भुजाएं बराबर नहीं होती है। दो का कोण 90 डिग्री, एक का कोण 120 डिग्री होता है, उसे कौन क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल बोलते हैं। तो इस तरह से आपको क्लियर हो गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो हमने आपको देख लिया पहला का आंसर सहसंयोजक ठोस कहेगा तो उसमें भी कौन कौन से होते हैं, परमाणु होते हैं। दूसरा हमने बात किया कि धनायन और ऋणायन में केंद्र के सबसे बीच की दूरी बोला जाएगा तो CSI होगा। सबसे छोटा बोलता तो LIF होता, सबसे छोटा या न्यूनतम दूरी पूछता तो LIF होता, महत्तम दूरी पूछा तो CSI होगा। तीसरा नंबर को हमने दिखा दिया A बराबर B इज नॉट इक्वल टू C, अल्फा बराबर बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री। उसे क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, B हो जाएगा। चलिए इसके बाद बात करते हैं दूसरे स्लाइड पर, चौथा नंबर। यहाँ पर दे रहा है आपका संभावित आकाशीय जालक। देखिए ध्यान से, ये सवाल बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल में आता है। आकाशीय जालक कितने प्रकार के होते हैं, देखिए जब भी कहेगा जालक पूरे कितने होते हैं तो 14। ब्रेविस जालक भी बोलते हैं इसको, ब्रेविस जालक भी बोलते हैं इसको। मूल कहेगा तो 7, ध्यान से, टोटल कहेगा 14। अगर कहेगा कि मूल कितने हैं तो 7। हमने सातों को दिखा रखा है, एनसीईआरटी बुक से ही सब कर रखा है हमने। देखिए यहाँ से लिखा होगा इसमें 14। इसमें देखिए 3 घनीय जालक होते हैं, 2 द्विसमलंबाक्ष होते हैं, 4 विषमलंबाक्ष होते हैं, 2 एकांताक्ष होते हैं, 1 षटकोणीय जालक,
त्रिसमतंछा होते हैं और त्रिनताक्ष होते हैं। आप देखिए सवाल कैसे करता है। इसमें सवाल करता है टोटल कितना 14, जिसको बरवे जालक भी बोलते हैं। दूसरा पूछता है इसमें से घनीय जालक कितने होते हैं। देखिए ध्यान से 3 प्रकार के होते हैं घनीय जालक। द्विसमलंबाक्ष पूछेगा 2। इसमें आपको अबकी बार वाले में 2022 में पूछा था घनीय जालक के प्रकार पूछा था, तो कितना आंसर हो जाएगा 3। कितना में 14 मारा था, कितना में 7 मारा। ध्यान से टोटल 14 मूल 7, घनीय कितना 3, द्विसमलंबाक्ष 2, 4। अगर विषमलंबाक्ष पूछेगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। एकांताक्ष 2। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। अगर घनीय जालक बोलेगा तो 3, द्विसमलंबाक्ष बोलेगा 2, विषमलंबाक्ष बोलेगा 4, एकांताक्ष बोलेगा तो 2, षटकोणीय जालक 1, त्रिसमताक्ष 1, त्रिनताक्ष 1 होता है। गिनिएगा पूरा आपको 14 बन जाएगा। तो क्लियर हो गया होगा यहाँ से कब आंसर कौन सा देना है। तो अगर पूछेगा पूरा तो यहाँ पूरा पूछा था कितना हो जाएगा डी। अगर पूछता मूल 7, अगर पूछता घनीय तो कितना होता 3, जो कि अभी बार पूछा हुआ था। इसके बाद बात करेंगे अक्रिस्टलीय ठोस कौन सा है। अक्रिस्टलीय ठोस तो रबर, ध्यान रखिएगा, हीरा जो है क्रिस्टलीय है, ग्रेफाइट क्रिस्टलीय है, साधारण नमक क्रिस्टलीय है। इसके बाद बात करें छठा, धनायन और इनायन आपस में संयोग कर किस प्रकार के रवादार यौगिक बना। धनायन और इनायन मिला दे तो आपको पता है आयन 2 प्रकार के होते हैं, एक धनायन होते हैं, दूसरा इनायन होते हैं, अर्थात आयनिक बना के देंगे। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। इसका अगले स्लाइड पर चलते हैं। इसमें देखिए एमजीओ की संरचना NaCl की तरह होती है। NaCl की संरचना जो होती है ध्यान रखेगा FCC होती है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। FCC फलक केंद्रित होता है। ध्यान से इसका तो NaCl FCC है, तो बोल रहा है MgO। इसका अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर CN से डिनोट कर रहे हैं तो इसका 6 होता है। बोल रहा है Mg का भी कितना होगा, तो Mg का भी कितना होगा 6 हो जाएगा, यानी 7 का B। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें बोला एंसियोट्रोपी दर्शाते हैं। देखिएगा ध्यान से एनिस्ट्रोपी, देखिए इंग्लिश में लिखा होगा। एन जब भी वर्ड आता है तो निगेटिव सेंस देता है। ये ध्यान से कहता है निगेटिव सेंस देता है, तो यहाँ पर निगेटिव सेंस दे रहा है, यानी कि आइसोट्रोपिक का पहले मीनिंग जान जाएंगे तो अपने आप पता चल जाएगा। आइसोट्रोपिक का मतलब होता है आपका समदैशिक। एनएस्ट्रोपिक मतलब क्या हो जाएगा विषमदैशिक। विषमदैशिक का मतलब होता है अगर भिन्न दिशाओं में जाएं तो भिन्न भिन्न गुण प्रदर्शित करेगा। विषमदैशिक सब किसी भी आप दिशा में जाइए सभी गुण बराबर दर्शाएगा, सभी दिशाओं में गुण बराबर दर्शाएगा, क्या कहलाएगा समदैशिक। ध्यान दीजिएगा क्रिस्टल जो होता है क्रिस्टल वो विषमदैशिक होता है, एन आइसोट्रोपिक होता है। जबकि अगर हम बात करेंगे अक्रिस्टलीय का तो आइसोट्रोपिक आता है, यानी समदैशिक होता है। यानी समझ गए होंगे एनिसोट्रोपिक बोल रहा है, इसका मतलब है कि वो आपको विषमदैशिक के बारे में बात कर रहा है। और विषमदैशिक कौन होता है क्रिस्टल होता है। क्रिस्टल में देखिए कौन सा आ जाएगा तो बेरियम क्लोराइड। देखिएगा ध्यान से यहाँ पर एक कन्फ्यूजन होगा आप लोगों को, तो कन्फ्यूजन को हम दूर कराते हैं। ध्यान दीजिएगा इसमें अगर क्वार्ट्ज या लिखेगा क्वार्ट्ज ग्लास, ध्यान से क्वार्ट्ज ग्लास लिखेगा या सिर्फ ग्लास लिखेगा वो जाएगा अक्रिस्टलीय बेरवादार। अगर आपका केवल अगर क्वार्ट्ज लिख दे, क्या लिख दे क्वार्ट्ज अगर लिख दे तो समझिएगा कि ये क्रिस्टल है। क्या है क्रिस्टल, और क्रिस्टल का जो हिंदी होता है वो रवादार होता है। ध्यान से कब कौन सा आंसर देना है, अन्यथा एग्जाम में यहीं पर पढ़ के जाने के बावजूद गलती हो जाता है। तो हमने कहा कि अगर क्वार्ट्ज सिर्फ लिखेगा तो क्या हो जाएगा क्रिस्टल, लेकिन अगर लिख दे क्वार्ट्ज कांच या कांच लिख दे समझिएगा आप कि वो कौन सा है आपका अक्रिस्टलीय में आएगा। आंसर कौन सा होगा बी होगा। इसका आंसर क्या होगा बी। इसके बाद चलते हैं 9 नंबर। अभी हमने बताया था 9 नंबर का आंसर में कि सोडियम क्लोराइड जो है वो कौन सा है फलक केंद्रित होता है, FCC होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर पूछेगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। चलिए अगले स्लाइड पर चलते हैं। इसके बाद बात करेंगे 10 नंबर पर। इसमें कहा गया है
गिरावादार ठोस अवस्था के अस्तित्व के लिए अनुकूल है। कौन अनुकूल है? तो ध्यान दीजिएगा, निम्न ताप अनुकूल होता है। उच्च ताप में भी कुछ पाए जाते हैं, कुछ निम्न ताप पर, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो उच्च ताप के आने से पहले आपको निम्न ताप तो होना जरूरी है। जो निम्न ताप में पाए जाएंगे वही, उसके आगे हम उच्च ताप में ही जाएंगे। तो अर्थात इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 10 नंबर हो जाएगा कि ये निम्न ताप इसका आंसर है। ससंयोजक ठोस हैं। ससंयोजक ठोस कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें कौन सा हो जाएगा? क्वार्ट्ज हो जाएगा। आपके एक दिखा देते एक बार, ये कहाँ से लाए हैं तो देखिए, हम आपको एग्जाम्पल लेके आए हुए हैं, उसमें है सौ देखिए क्वार्ट्ज लिखा होगा यहाँ पर। क्वार्ट्ज SiO2 किसके एग्जाम्पल में है? ससंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस में है। इसका मतलब है कि इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर आपका क्वार्ट्ज हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आयोडीन किस में आता है? आयोडीन किस में आता है? तो आणविक ठोस में आएगा। 12 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? आणविक ठोस। कहेंगे इसका भी दिखा देते हैं, तो इसका भी हम दिखाई देते हैं आपको, चेक करिए। आयोडीन यहाँ एग्जाम्पल में दिया, किसके है? आणविक ठोस। आणविक में भी दो प्रकार का, एक ध्रुवीय एक अध्रुवीय, एक ध्रुवीय एक अध्रुवीय। अध्रुवीय का मतलब होता है कि उस जब अणु बनेगा उसमें प्लस कोई भी चार्ज नहीं होगा, ना प्लस होगा ना माइनस होगा। ध्रुवीय होगा तो एक पर प्लस होगा, एक पर क्या होगा? माइनस होगा। देखिए HCl ध्रुवीय होगा, क्यों? क्योंकि एक पर प्लस होगा तो एक पर क्या होगा? माइनस होगा। इसी प्रकार CO2 में ये आपका अध्रुवीय होगा, क्योंकि इस पर कोई चार्ज अवेलेबल नहीं है। तो क्लियर हो गया होगा यहाँ से कि आयोडीन किस में जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद किस यूनिट सेल के लिए अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 90 डिग्री, ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी होता है? टेट्रागोनल। ये हम आपके नेक्स्ट स्लाइड पर ही लगा दिए हैं ताकि आपको क्लियर रहे कि क्या होगा। देखिए हम दिखा भी देते हैं, यहाँ पर हमने दे दिया है कि देखिए टेट्रागोनल का यहाँ है, टेट्रागोनल का हमने दे रखा है कि ए बराबर बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा यहाँ से। चलिए अब अगले सवाल पर चलते हैं। तो ये आपका क्लियर हो गया यहाँ से। अब हम चलते हैं 14 नंबर सवाल पर। 14 नंबर सवाल का ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल का अक्षीय कोण कितना होता है? ट्राइक्लिन देखने के लिए हम देखिए यहाँ पर ला दिए हैं। ट्राइक्लिनिक यहाँ पर है आपका। ट्राइक्लिनिक में ए बरा ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल में है K2Cr2O7 CuSO4 5H2O। क्लियर हो गया? ट्राइक्लिनिक का है। तो इस तरह से आपने देखा कि ट्राइक्लिनिक का हो जाएगा ये, यानी कि आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर। ए इज नॉट इक्वल टू अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। AlCl3 ये देखिए, इसमें अगर बात करें तो ध्यान रखिएगा CCP होता है, ये क्यूबिक यूनिट सेल होता है यहाँ पर। तो ध्यान दीजिएगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना होता है? 6 होता है। इसके बाद आयोडीन में बात करेंगे कि कौन सा बल लगता है, तो ध्यान लीजिए लंदन बल लगता है। इसमें हम दिखाए थे आपको, लास्ट में आपका जो पेज दिखाए थे बार बार, उसमें देखिए लिखा होगा आयोडीन यहाँ पर है, देखिए लंदन बल का जिक्र किया होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हम बताते हुए जा रहे हैं ताकि आप किताब भी पलटे तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में कौन सा आएगा? सहसंयोजक ठोस आएगा, ये हम बता चुके हैं आपको, वहाँ पर भी दिया हुआ है। 17 का आंसर कौन सा? बी हो जाएगा, सहसंयोजक ठोस। देखिए एक बार फिर हम दिखाते हैं कि किस में जा रहा है। ग्रेफाइट लिखा होगा, क्या है? सहसंयोजक का बंद लिखा है, यानी कि आंसर कौन सा हो जाएगा? सहसंयोजक वाला हो जाएगा। आगे चलते हैं। इसके बाद ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद 18 नंबर में बोल रहा है आपका क्रिस्टलीय ठोस का गुण नहीं है। तो हम पहले ही बता चुके हैं, एन आइसोट्रोपिक विषम दैशिक क्रिस्टलीय होता है, आइसोट्रोपिक अक्रिस्टलीय होता है। तो आइसोट्रोपिक अक्रिस्टलीय यानी क्रिस्टलीय गुण नहीं है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। वह ठोस जो विभिन्न दिशाओं में समान भौतिक गुण नहीं दर्शाता है कहते हैं, हमने बताया था
जब विभिन्न दिशा में जाइएगा, विभिन्न गुण अगर प्रदर्शित करेगा तो उसको बोलते हैं विषमदैशिक। यानी विभिन्न दिशाओं में समान गुण भौतिक नहीं प्रदर्शित करेगा, यानी विषमदैशिक। विषमदैशिक का इंग्लिश होता है एनआइसोट्रॉपिक, यानी आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। इसके बाद है कौन बेरवादार ठोस है? तो हमने कहा था क्वार्ट्ज होगा तो रवादार, अगर क्वार्ट्ज कांच लिखेगा तो बेरवादार, आंसर कौन सा जाएगा? बी। इसके बाद है कौन ठोस अवस्था में ससंयोजक क्रिस्टल के रूप में रहता है? कौन ससंयोजक क्रिस्टल के रूप में? तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। आप जानते भी हैं, कहे सीता गीता सुनो प्रभु, यानी कि ये जितना भी है ये ससंयोजक बंधन बनाता है। तो देखिए यहाँ पर सिलिकॉन दिया तो क्या हो जाएगा? ससंयोजक बंधन बनाएगा, तो वही लिखा ससंयोजक क्रिस्टल कौन सा है? सिलिकॉन। आगे चलते CSI3 सही कथन क्या है? अब आप ध्यान से समझिएगा, हमने 10th क्लास के बैच में भी ये चीज़ का डिस्कशन किया है कि जो भी बॉन्ड बनता है धातु धातु के बीच वो आयनिक बॉन्ड होता है। और देखिएगा आप कि यहाँ पर जो CS है, CS आप जानते होंगे हलीना कब्र से फरार, पहला ग्रुप का है। इसका मतलब कि धातु है, हाइड्रोजन के छोड़ करके सभी फर्स्ट ग्रुप वाले क्या होते हैं? धातु होते हैं। आयोडीन की बात करें 17वां ग्रुप का है, और 17वां ग्रुप जो होता है वो आपका अधातु होता है। 17वां ग्रुप क्या होता है? अधातु, यानी आयोडीन क्या हो जाएगा? धातु। धातु और धातु के बीच में आयनिक बॉन्ड बनता है, तो इसमें कौन सा बॉन्ड बनेगा? आयनिक बॉन्ड आपका बनेगा। यानी कि देखिए एक पर प्लस होगा तो दूसरे पर क्या होगा? माइनस हो जाएगा आपका। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? C नंबर इसका आंसर हो जाएगा। B नंबर सॉरी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा वो B नंबर आपका हो जाएगा। 23 नंबर पर चलते हैं। अब 23 नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि ठोस का नहीं है। कौन सा लक्षण जो है वो ठोस का नहीं है? ठोस का नहीं है, आपको बता दे कि इसमें समदैशिक नहीं होता है। बार बार बोलते हैं कि विषमदैशिक होता है, तो आंसर डी हो जाएगा। क्वार्ट्ज का अपवर्तनांक, क्वार्ट्ज कांच के बोल रहा है जी, सभी दिशाओं में क्या होगा? समान होगा। बता चुके हैं कि ये जो होता है समदैशिक होता है, क्योंकि क्वार्ट्ज कांच क्या है? अक्रिस्टलीय है। अगले चलते हैं स्लाइड पर, और ये है 25 नंबर। अक्रिस्टलीय ठोसों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं की बात कर रहा है। तो अक्रिस्टलीय क्या होता है? समदैशिक होता है। यहाँ क्या लिखा हो? विषमदैशिक। आंसर कौन सा जाएगा? डी। 26 नंबर सवाल पर चलते हैं। अक्रिस्टलीय क्रिस्टलीय ठोसों के निश्चित गलनांक कारण है। निश्चित गलनांक के कारण क्या है कि ये जो होते हैं दीर्घपरासी होते हैं। कैसे होते हैं? दीर्घपरासी, यानी कि अणु उनके दूर दूर होते हैं, इसलिए ये निश्चित गलनांक होते हैं। जबकि निश्चित गलनांक इसका नहीं होता है आपका। निश्चित गलनांक के लिए क्या होना होता है? आपको दीर्घपरासी होना जरूरी है। और दीर्घपरासी किस में होता है? क्रिस्टलीय में। अर्थात इसका उल्टा कह सकते हैं कि अगर अक्रिस्टलीय होगा तो कैसा होगा? लघु परासी होगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। 27 नंबर पर। 27 नंबर में कौन सा जालक नेटवर्क ठोस है? हमने नेटवर्क की बात कर रखा था। तो ससंयोजक आता है हीरा, सबसे ज़्यादा जाल बनाता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? हीरा हो जाएगा आंसर इसका। इसके बाद 28 नंबर चलते हैं। कौन सा आयनिक ठोसों का विलक्षण नहीं है? आयनिक ठोस का विलक्षण नहीं है। दे रखा है इसमें गलित अवस्था में। कौन सी अवस्था में? गलित अवस्था में ये जो है कम चालकता प्रदर्शित करता है, जो एकदम गलत है। आपको पढ़े होंगे कि सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक जब गलत अवस्था में होता है सुचालक बन जाता है। इसका मतलब है कि पहला आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है कि जो ये गुण नहीं दर्शा सकता है, गलत है। आगे 29 नंबर। किस शुद्ध क्रिस्टल में जालक स्थल द्वारा अध्यस्थित नहीं हो सकता है? इलेक्ट्रॉन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को जो होता है अध्यस्थित नहीं हो सकता है शुद्ध में। अगले सवाल पर चलते हैं। इसके बाद अगला सवाल है आपका, ग्रेफाइट को किस रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं? ग्रेफाइट को किस में रख सकते हैं? ससंयोजक में दिखा चुके हैं हम। बेरवादार कौन सा है? बेरवादार, ये पूछा हुआ सवाल है, देख लीजिए इसमें। तो बेरवादार ठोस पदार्थ है ग्रेफाइट, कांच, हीरा, इनमें से कोई नहीं। तो बेरवादार के आंसर क्या हो जाएगा? कांच। हमने बता रखा था कि अगर आपका क्वार्ट्ज देगा तो क्रिस्टल, अगर क्वार्ट्ज कांच दे दे या कांच दे दे, क्या हो जाएगा? बेरवादार हो जाएगा। रवादार में कौन सा हो जाएगा? रवादार में आप हीरा पढ़ते हुए आ रहे हैं, रबर नहीं होगा, कांच नहीं होगा, आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। इस तरह से आज हमारा जो है पूरा कंप्लीट हुआ 32 क्वेश्चन। फिर हम सॉलिड का अगले पार्ट में लेकर आएंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन ऑन रखें, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे।
तब तक के लिए जय हिंद।